हेलो विद्यार्थियों। पिछले सेशन में हमने राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर चर्चा की थी कि भाई राजनीतिक व्यवस्था क्या है, किस प्रकार से वो कार्य करती है और अपने पर्यावरण में जो उठने वाली जो मांगे हैं और या जो समाज की जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति वो किस प्रकार से और किन संरचनाओं के माध्यम से करती है, और जिसके आधार पर एक राजनीतिक व्यवस्था सफल रूप में संचालित होकर सभी नीतियों का क्रियान्वयन और उनका निर्माण और उसका अधिनिर्णय करती है। आज जो हमारा अगला जो टॉपिक है आज का, वो है राजनीतिक विकास। तो दूसरे विश्व युद्ध के समय जो जितने भी नए नए राष्ट्र जो उपनिवेशों से आज़ाद होकर और अपने लिए एक स्वतंत्र अस्तित्व बनाने के लिए जूझ रहे थे, तो उनके सामने एक मॉडल आया राजनीतिक व्यवस्था, जिसको देख के समझकर उन्होंने अपने यहाँ राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की। और ऐसे संक्रमणकालीन दौर में एक जब उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था को अपने यहाँ कायम कर लिया, तो उनके सामने एक चुनौती और आई कि वो एक विकास का मॉडल कि किस मॉडल के आधार पर वो अपना स्वयंकार अपनी व्यवस्था का राज्य का विकास कर सकें। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो विश्व व्यवस्था है, तो उसमें ऐसा राजनीतिक दृश्य उपस्थित हुआ जिसमें ना तो कोई क्रम था, ना ही कोई स्थिरता थी। तो ऐसे में एशिया, अफ्रीका, लैटिन जो भी जिनको तृतीय विश्व के देश कहते हैं, ये नए राज्यों के रूप में जब जन्म लेने लगे, तो इनकी जो राजनीतिक संस्थाएं और प्रक्रिया हैं, उन राजनीतिक जो शास्त्री हैं उनके सामने एक नई चुनौती आकर खड़ी हो गई थी। तो इस चुनौतियों को या उस समय की इस परिस्थितियों को जो परंपरागत ढांचे में रखकर समझना एक बड़ा कठिन कार्य था और एक ऐसे सेट मॉडल की आवश्यकता थी तो जो उस संदर्भ में इन नई चुनौतियों के साथ इस व्यवस्था और विकास के साथ उसमें सामंजस्य बैठा सके। चूँकि उस समय तक राजनीतिक व्यवस्था का जो आदर्श है वो स्वीकार हो चुका था और जो राजनीतिक प्रक्रिया हैं उनको समझने की दृष्टि से जो राजनीतिक व्यवस्था का जो मॉडल था वो कुछ अपर्याप्त सा महसूस हो रहा था। तो एक नए व्यापक एवं विस्तृत यथार्थवादी अध्ययन की आवश्यकता उस समय महसूस होने लगी। और उस समय का जो तेज़ी से बदलता हुआ घटनाक्रम था, यानी जो शीत युद्ध का जो समय था, तो उसमें ये जो राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं और उस समय का जो पर्यावरण था, उससे ये बड़ी अत्यधिक प्रभावित हो रही थी। क्योंकि शीत युद्ध का समय दो महाशक्तियों में समूचा विश्व बट चुका था और दोनों ही महाशक्तियाँ अपनी अपनी विचारधाराओं के आधार पर एक नए अपने अपने खेमों का निर्माण कर रही थी और ये तृतीय विश्व देशों को अपनी ओर खींच रही थी। तो इन्होंने अपने जो विकास के जो मॉडल थे उनको आधार बनाकर इन देशों को अपनी अपनी ओर खींचने का प्रयास किया था। तो ऐसे में इन देशों की जो राजनीतिक प्रक्रिया है, संरचना है, जो व्यवस्था है, उनके सामने ये बड़ी गंभीर चुनौती थी कि हम किस प्रकार का जो विकास का मॉडल है उसको समझें। तो इस दृष्टि से जो राजनीतिक विकास का जो मॉडल है वो यहाँ बड़ा गलतफहमी सी सभी व्यवस्थाओं के समक्ष बार बार आ रही थी कि भाई राजनीतिक विकास का जो सही मॉडल है जो वाकई में क्या है। और जो राजनीतिक चिंतक हैं, जो विश्लेषक हैं, उनके सामने भी ये बड़ी परेशानी का विषय हो गया था कि भाई राजनीतिक विकास का जो सेट मॉडल है वो किसे माना जाए। तो जितने भी जो राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री है उन्होंने आखिरकार ये माना कि जो विकास का जो सामान्य मॉडल है या जो सामान्य ढांचे में रखकर राजनीतिक विकास की विवेचना को समझना आवश्यक होगा। तो उसी दृष्टि से राजनीतिक विकास का जो सामान्य ढांचा है या उसका जो सामान्य मॉडल है उसको समझने के प्रयास में फिर राजनीतिक विकास का विश्लेषण सभी राजनीतिक शास्त्रियों ने किया। तो इन्होंने कुछ ऐसी प्रमुख परिभाषाएं निकाली जिसके संदर्भ में हम समझ सकते हैं कि यदि इस प्रकार की अवस्था या इस प्रकार की जो व्यवस्था है किसी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत होंगी तो ये माना जाए कि वहाँ राजनीतिक विकास हो रहा है। तो जैसा कि राजनीतिक विकास को आर्थिक विकास की राजनीतिक पूर्व शर्त के रूप में माना। स्पर्ट हैं, लिपसेट है, कोलमैन है, एमर्सन है, ये सभी चिंतक ये मानते थे कि जो राजनीतिक विकास और जो आर्थिक विकास है दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, दोनों ही एक दूसरे के समन्वय है दोनों में, और एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो जहाँ आर्थिक विकास है यानी लोगों को रोजगार के अवसर हैं, उनकी जो आवश्यकताएं उनकी पूर्ति हो रही हो और
जिनको काम करने का अधिकार प्राप्त हो। तो इस प्रकार से यदि आर्थिक विकास है तो वहाँ राजनीतिक विकास भी है। रोस्टो जैसे जो चिंतक हैं उन्होंने माना कि जो राजनीतिक विकास है वो कुछ भी नहीं है, केवल औद्योगिक समाजों की एक विशेष राजनीति होती है कि जहाँ भी जो विकसित देश हैं वहाँ जो औद्योगिक समाज या औद्योगिक घराने हैं वो अपने अपने हितों की पूर्ति के अनुरूप और अपने देश की नीतियों के अनुरूप उस व्यवस्था को संचालित करते हैं। तो ये उन्होंने माना कि जो औद्योगिक समाज है उनकी ही विशेष राजनीति राजनीतिक विकास मानी गई है। गुन्नार मिडल और जो लर्नर जो चिंतक हैं उन्होंने माना कि जो राजनीतिक विकास है वो राजनीतिक आधुनिकीकरण का पर्याय है, अर्थात जैसे समाज में जो परिवर्तन की संपूर्णता है वो आधुनिकीकरण कहलाती है। और इसी के आधार पे जो राजनीतिक आधुनिकीकरण जो भी व्यवस्थाएं हैं बदलते हुए समय और परिस्थिति के अनुसार अपने यहाँ ऐसी जो प्रक्रिया हो उनका अपने अनुरूप जो परिवर्तन करती हैं तो वह राजनीतिक आधुनिकीकरण कहलाता है। इसी दृष्टि से रिक्स है उन्होंने कहा है कि जो राजनीतिक विकास प्रशासकीय और कानूनी विकास के आधार पर है, यानी जो भी संरचनाएं हैं या प्रशासन से संबंधित जो भी संस्थाएं हैं या जो कानून का जो विकास है उसके आधार पर जो व्यवस्थाएं चलती हैं तो ये माना जाए लोगों को सारे जो अधिकार हैं वो सब यदि उन्हें प्राप्त हो रहे हैं तो ये माना जाए कि वहाँ राजनीतिक विकास है। आमंड और जो कोलमैन है उन्होंने माना कि राजनीतिक विकास कुछ नहीं है, केवल लोकतंत्र का पर्याय है, यानी लोकतांत्रिक जो भी मूल्य है जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, कर्तव्य किसी भी व्यवस्था में ये समाहित है और उसी के आधार पर वह व्यवस्था संचालित है और लोगों को जो भी राजनीतिक मूल्य हैं वो उन्हें प्राप्त हो रहे हैं। तो और जनता की जो सहभागिता उसमें के अंतर्गत सुनिश्चित है शासन में, तो वहाँ माना जाए कि वहाँ राजनीतिक विकास है। तो इस प्रकार से इन परिभाषाओं के आधार पर एक सामान्य जो विकास का मॉडल है वो सेट करने का प्रयास इन चिंतकों ने किया था। अब बात आती है कि राजनीतिक विकास वाकई में क्या है, कौन इसके सबसे बड़े विश्लेषक हैं या प्रथम व्याख्याकार हैं। तो राजनीति विज्ञान में जो राजनीति विकास के जो प्रथम व्याख्याकार हैं वो हैं लुशियन पाई, जिन्होंने अपनी जो पुस्तक है एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इसमें उन्होंने माना कि राजनीति विकास संस्कृति का विसरण और जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुकूल बनाने और उन्हें साथ मिलाने या उनके साथ सामंजस्य बैठाना है। ऐसी व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर उन्होंने अपनी यह परिभाषा दी कि राजनीतिक विकास क्या है, कि संस्कृति और बदलते हुए समय के अनुरूप जो भी लोगों की नई मांग या आवश्यकता हैं उन प्रतिमानों को, संस्कृति के जीवन को उनके साथ सामंजस्य बैठाना ही राजनीतिक विकास है। लेकिन बाद में उन्होंने एक नए परिप्रेक्ष्य में कहा कि राजनीतिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे जनता में समानता आए, अर्थात राजनीतिक समाज में सही अर्थों में समानता हो, अर्थात जनता पराधीनता से ऊपर उठकर सरकारी आदेशों को मानने के बजाय निर्णय प्रक्रिया में सहभागी बने और राजनीतिक प्रक्रियाओं के प्रति उदासीन रहकर उसमें अधिक से अधिक रुचि लें, यानी अपनी सहभागिता अधिक से अधिक सुनिश्चित करें और जो गुलामी की जो प्रवृत्ति है उसको पूर्ण रूप से छोड़कर लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर शासन व्यवस्था का हिस्सा बने। तो इस दृष्टि से उन्होंने कहा कि राजनीतिक विकास ऐसी प्रक्रिया है जिससे जनता में समानता आए। आगे कहा कि राजनीतिक व्यवस्था में उठने वाली मांगों का समाधान करने की क्षमता हो, यानी राजनीतिक व्यवस्था इतनी सक्षम हो जिससे कि जो भी मांगें उठती हैं उनको वो समाधान कर सके, अर्थात कि वह सार्वजनिक मामलों को अधिकाधिक अच्छी तरह से निष्पादित करे। इसमें जो मामलों का जो उचित प्रतिबंध है या जो राजनीतिक विवादों का जो नियंत्रण है और वो जनता की मांगों के अनुरूप ही उनका उचित समाधान करे, इस प्रकार की क्षमता राजनीतिक व्यवस्था में होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक संरचनाओं का विभेदीकरण हो, अर्थात राजनीतिक विकास को राजनीतिक व्यवस्था में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक परिवर्तनों से जोड़ा जाता है इस लाइन के अनुरूप। तो एक विशेष प्रकार की संरचनात्मक व्यवस्था राजनीतिक विकास का लक्षण प्रस्तुत करती है। जैसे संरचनात्मक विभिन्नीकरण, उसमें बहुत अधिक
जो प्रक्रियात्मक जो विशेषीकरण है अर्थात संस्थाओं के संगठनों में तालमेल, उनमें एकता, समन्वय और जो पारस्परिकता है वो उनमें अत्यधिक होनी चाहिए, जिससे कि वो एक विशेषीकृत के साथ साथ अपने कार्यों का निपटान कर सके। तो उक्त परिभाषा के आधार पर जो पाई ने कहा कि राजनीति विकास की अवधारणा समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण इन 3 आधार स्तंभों से संबंधित है, जिसमें समानता अर्थात संपूर्ण जनता के स्तर पर, क्षमता अर्थात राजनीतिक व्यवस्था की कार्य निष्पादनता के स्तर पर, और जो विभिन्नीकरण है वो है राजनीतिक संगठनात्मकता के स्तर पर। तो उन्होंने माना कि ये 3 प्रमुख संलक्षण हैं जो यदि किसी व्यवस्था में अंतर्गत पाए जाते हैं और उस व्यवस्था उन लक्षणों के आधार पर कार्य करती है, तो ये माना जाए कि उस राज्य और उस व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक विकास वहाँ है। आगे ये तो होगी LW पाईवाल। आगे जो आमंड और पावेल हैं, उन्होंने माना कि राजनीतिक विकास राजनीतिक संरचनाओं का अभिवृद्ध विभेदीकरण तथा राजनीतिक संस्कृति का बढ़ा हुआ लौकिकीकरण है। अर्थात राजनीतिक विकास राजनीतिक संरचनाओं का विभिन्नीकरण और विशेषीकरण तथा राजनीतिक संस्कृति का ऐसा बढ़ता हुआ लौकिकीकरण है जिससे जनता में समानता, राजनीतिक व्यवस्था में कार्य क्षमता और उसकी जो उपव्यवस्था है उनमें स्वायत्तता आए। जैसा कि आमंड पावेल ने जो राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो अपना संरचनात्मक प्रक्रियात्मक मॉडल समझाया, उसके अंतर्गत जो जो भी उपव्यवस्थाएं हैं उनमें अत्यधिक स्वायत्त होकर वो कार्य कर सकती हैं, और जिनकी जो संरचनाएं हैं जब उनके पास वो मांगे जाती हैं तो वो एक विशेषीकरण के साथ उन सभी कार्यों को निपटाती हैं। तो ये आमंड पावेल ने इसका विश्लेषण किया। अब राजनीति विकास की जो प्रकृति है उसके संदर्भ में जो पाई है, उन्होंने कहा कि इसमें 3 पहलुओं पर विकासों का समुच्चय उन्होंने इसके अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत माना है। अर्थात संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ को लेकर, शासकीय और सामान्य व्यवस्था के निष्पादन के संदर्भ को लेकर, और राजनीति के संगठन को संदर्भ में लेकर, जिसकी चर्चा हम शुरुआत में कर चुके हैं कि जो पराधीनता की जो भावना है वो बिल्कुल मिटनी चाहिए। लोग इस प्रकार से शासन प्रक्रिया में पूर्ण रूप से सहभागी बने, राजनीतिक व्यवस्था में इस प्रकार की क्षमता हो कि वो जो भी मांगे हैं जनता की उनका उचित वो समाधान तुरंत प्रभाव से करें, और जो संगठनात्मक है वो इस प्रकार के होना चाहिए जिससे कि जिनमें आपस में स्वायत्तता आए और एकता, समन्वय और पारस्परिकता बढ़े। तो इस आधार पर उन्होंने प्रकृति के बारे में कहा है कि राजनीति विकास की जो त्रिमुखी व्यवस्था है उसके आधार पर इसकी जो प्रकृति है उसके 3 स्तंभ है, समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण। तो ये उन्होंने इसकी प्रकृति के ऊपर चर्चा की है। अब एक बात के ऊपर उन्होंने और थोड़ा ध्यान दिया है कि जो राजनीतिक व्यवस्था है जिसके समक्ष, जिससे कि वो किसी दबाव में कार्य नहीं करे, तो उसके सामने कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे निपटने का कार्य वो करती है, और उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि उनसे वो इन संकटों से उस व्यवस्था को सुरक्षित रख सके। तो ये जो संकट हैं, जो 6 संकट उन्होंने बताए हैं, यदि इन 6 संकटों से कोई व्यवस्था निपटने में अपने आप में सक्षम है तो वहाँ ये माना जाए कि वहाँ राजनीतिक विकास स्थापित है। जैसे देशभक्ति का संकट, वैधता का संकट यानी समर्थन जो मिलता है व्यवस्था को वो, और जो वितरण, गरीबी का संकट, भागीदारी का संकट यानी समानता यानी जनता की जो भागीदारी है शासन कार्यों में वो सुनिश्चित होनी चाहिए, लोकतंत्र की प्रविष्टि का संकट और राष्ट्रीय एकीकरण का संकट। तो इस प्रकार के संकट किसी व्यवस्था के समक्ष आते हैं तो उस व्यवस्था को इस दृष्टि से पूर्ण रूप से सक्षम होना चाहिए कि वो इनसे निपट सके और अपने यहाँ राजनीतिक विकास को स्थापित कर सके। तो इन उपयुक्त विवरण के आधार पर जो LW पाई है उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की दिशा में प्रगति ही राजनीतिक विकास है, कि लोकतंत्र की दिशा में जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे और विकसित होते जाएंगे तो ये माना जाना चाहिए कि वहाँ राजनीतिक विकास स्थापित है। तो जो LW पाई है उनके सिद्धांत में, और यदि आलोचना की दृष्टि से देखें तो उनका जो सिद्धांत है, जो मॉडल उन्होंने दिया था, तो यही है कि वो एक मार्गी है, अर्थात वो केवल राजनीतिक विकास की अवधारणा पर ही बल देते हैं
जबकि विकास और पतन साथ साथ चलते हैं। तो वो केवल विकास की बात करते हैं, पतन की बात नहीं करते हैं। और जिस पे आगे जो एसपी हंटिंगटन है उन्होंने इसके ऊपर चर्चा की है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब यदि हम राजनीतिक विकास की विशेषताओं और लक्षणों के बारे में बात करें तो लक्षण वही हैं, समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण। समानता उसी अवस्था में आएगी या मानी जाएगी जब राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के जो सभी लोग हैं उनको सभी को समान अवसर प्राप्त हो, जिससे कि जो जन सहभागिता है राजनीतिक प्रक्रियाओं के प्रति वो पूर्ण रूप से सुनिश्चित हो सके, किसी प्रकार का किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं हो। अर्थात जैसे कि उपलब्धि के आधार पर राजनीतिक भर्ती हो, कानून की सर्वव्यापकता हो और समाज के सभी व्यक्ति एक से कानून के अनुसार शासित हों और पराधीनता का जो भाव वो पूर्ण रूप से समाप्त वहाँ हो। दूसरा, क्षमता की राजनीतिक शक्ति की जो प्रभावकारी तत्व है उनमें वृद्धि हो, जैसे मांगों का उचित समाधान हो, विवादों का तर्कसंगत आधार पर सुलझाना हो, शासन की प्रभावशीलता और जो समर्थता है वो हो, प्रशासकीय निपुणता, कार्यकुशलता, बुद्धि संगता आदि। तीसरा, विभिन्नीकरण, जिसमें कि कार्यात्मक दृष्टि से कार्यों का विभाजन होता है। जैसे जो राजनीतिक संरचना है वो अलग अलग कार्यों के लिए पृथक पृथक होती हैं और एक विशेषीकरण के साथ साथ वो अपने कार्य करती हैं, लेकिन उसमें जो एकीकरण है और वो समन्वय है वो पूर्ण रूप से स्थापित होना चाहिए। तो इस आधार पे राजनीतिक विकास के 3 लक्षण बताए गए हैं। यदि हम आमंड पावेल के अनुसार प्रकृति और लक्षणों के ऊपर बात करें तो जहाँ पाई ने संरचनात्मक विभिन्नीकरण जो शब्द काम में लिया उसकी जगह आमंड पावेल ने भूमि का विभिन्नीकरण को काम में लिया है। तो इसका मतलब यह है कि जो आमंड पावेल के अनुसार संरचनात्मक जो विभिन्नीकरण है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि भूमि का विभिन्नीकरण है। वो मानते हैं कि जो कुछ व्यवस्थाएं हैं जैसे साम्यवादी और विकासशील देशों में, वहाँ व्यवहारिक तौर पर एक ही संस्था के द्वारा अन्य संस्थाओं के कार्यों का भी निष्पादन किया जाता है। जैसे कार्यपालिका है और कार्यपालिका के रूप में वह कार्य करती है और व्यवस्थापिका या न्यायपालिका की भूमिका का निष्पादन वो नहीं करती है। तो इस प्रकार जो संरचनाएं हैं वो विशेषीकरण के आधार पर ही विभिन्न रह सकती है। अर्थात जो संस्था जिसको जो कार्य सौंपे उसको वही कार्य करना चाहिए। पाई ने जो क्षमता शब्द काम में लिया या क्षमता जो बताया है लक्षण, उसकी जगह आमंड पावेल ने उप व्यवस्था स्वायत्तता बताया है। अर्थात इसके द्वारा जो भूमि का विभिन्नीकरण संभव है, क्योंकि उप व्यवस्था जो स्वायत्तता है वो शक्ति के स्थान पर विकेंद्रीकरण, शक्ति का जो केंद्रण है उसके स्थान पर विकेंद्रीकरण का संकेत देती है। तो इस आधार पर उन्होंने जहाँ पाई ने क्षमता शब्द काम लिया है वहाँ इन्होंने उप व्यवस्था स्वायत्तता शब्द काम में लिया है। अंतिम जो पाई ने जो समानता कहा है वो आमंड पावेल के अनुसार लौकिकीकरण है। अर्थात संस्कृति से ही लौकिकरण का संबंध है, क्योंकि लोगों की जो अभिवृत्तियाँ हैं उसमें जो परिवर्तन आता है उसका इससे संबंधित है। तो अभिवृत्तात्मक जो परिवर्तन है उसी के साथ समानता के साथ वो चलती रहती है। यानी जैसे जैसे संस्कृति बदलती है समय परिस्थितियों के अनुसार, तो वैसे भी इनकी अभिवृत्तात्मक जो प्रवृत्तियाँ हैं वो भी बदलती हैं और उसी के साथ व्यवस्था है उसमें परिवर्तन के साथ जब चलती है तो इससे भी समानता स्थापित होती रहती है। तो इस प्रकार से आमंड पावेल ने जो लक्षण बताया है उसको यदि हम और सरल अर्थों में अभिव्यक्त करें तो यहाँ समानता के प्रति लोगों का एक रचनात्मक रवैया हो, जैसे राजनीतिक व्यवस्था में नीतियों के निर्धारण और क्रियान्वित करने की क्षमता हो और एकता युक्त दायरे में राज कार्यों का विभेदीकरण और विशेषीकरण हो। तो इस प्रकार राजनीतिक विकास एक व्यापक अवधारणा है जिसके सुनिश्चित और विशिष्ट लक्षण होते हैं जो सामान्य विकास से संबंधित होते हुए भी उनसे स्वायत्तता रखते हैं। तो आमंड पावेल ने इस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था के लक्षण और प्रकृति के बारे में बताते हुए इसका विश्लेषण किया है, लेकिन आधिकारिक रूप से LW पाई राजनीतिक विकास के विश्लेषक माने जाते हैं। अब अंत में हम जो SP हंटिंगटन है
उन्होंने कहा कि जो पाई का जो सिद्धांत है वो अधूरा है और एक मार्गी है, क्योंकि वो केवल राजनीतिक विकास की बात करते हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा राजनीतिक विकास चलता रहे, कि जहाँ राजनीतिक विकास है वहाँ पतन भी कभी ना कभी किसी भी परिस्थितिवश वहाँ मौजूद हो सकता है। तो एसपी हंटिंगटन ने अपनी पुस्तक जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डिके है उसमें कहा है कि पाई का जो सिद्धांत है वो क्या है, अधूरा है। तो उन्होंने राजनीतिक विकास के कुछ चरण बताए थे और उसके साथ साथ उन्होंने यह भी बताया था कि व्यवस्था में यदि इस प्रकार की अवस्थाएं आती हैं तो राजनीतिक विकास है, और इस प्रकार की व्यवस्था यदि उसके समक्ष चुनौती के रूप में आएंगी तो वहाँ राजनीतिक पतन माना जाएगा। जैसा उन्होंने बोला कि जो राजनीतिक विकास, जैसे पहला उन्होंने बताया कि यदि वहाँ समायोजनशीलता है तो वहाँ राजनीतिक विकास है। यदि वहाँ उस व्यवस्था में या उस राज्य के अंतर्गत यदि कट्टरता दिखाई देती है तो ये माना जाइए कि वहाँ राजनीतिक पतन होगा। किसी भी व्यवस्था में जटिलता है तो वहाँ राजनीतिक विकास है, क्योंकि व्यवस्था में जो सारे कार्य बड़ी जटिल उससे होते हैं और किसी भी परिवर्तन ऐसा नहीं कि आसानी से कोई भी उनमें कर दे किसी मांगों के अनुरूप। तो यदि जटिलता है तो राजनीतिक विकास है और सरलता है तो राजनीतिक पतन है। तीसरा उन्होंने कहा कि स्वायत्तता है तो राजनीतिक विकास है, और यदि पराधीनता है तो राजनीतिक पतन है। और अंत में उन्होंने कहा यदि एकता है तो राजनीतिक विकास है और विखंडन है तो राजनीतिक पतन वहाँ समझा जाना चाहिए। तो इस आधार पर उन्होंने राजनीतिक विकास के साथ साथ राजनीतिक पतन के ऊपर भी चर्चा कर राजनीतिक विकास के जो सिद्धांत है उसको पूर्णता प्रदान करने का प्रयास उन्होंने किया था। तो एक दृष्टि से हार्मन पावेल हो, चाहे पाई हो, चाहे एसपी हंटिंगटन हो, इन सभी ने, और या राजनीतिक विकास का जो सामान्य मॉडल हो, इसके आधार पे हम कह सकते हैं राजनीतिक विकास जो लोकतंत्र का एक पर्याय ही है। जो लोकतांत्रिक मूल्यों का यदि विकास किसी व्यवस्था किसी देश के अंतर्गत है तो वह राजनीतिक विकास है। वहाँ आर्थिक विकास भी होना चाहिए और राजनीतिक आधुनिकीकरण भी होना चाहिए और प्रशासकीय और कानूनी विकास है वो भी होना चाहिए। उसके साथ साथ मुख्य रूप में जैसा कि पाई ने बताया समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण जो कि एक आधिकारिक लक्षण है राजनीतिक विकास के, वो उस व्यवस्था के अंतर्गत होने चाहिए। तो कुल मिलाकर दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो शीत युद्ध का जो माहौल चल रहा था और ऐसा संक्रमणकालीन दौर चल रहा था, तो उस समय जो नई व्यवस्थाएं जो जन्म ले रही थी उनके सामने यह एक चुनौती थी प्रमुख कि हम किस प्रकार से विकास के मॉडल को अपनाएं। तो इन चिंतकों के माध्यम से जो इन्होंने एक सेट मॉडल देने का प्रयास किया कि ये राजनीतिक विकास है, जिससे काफ़ी हद तक इन नई व्यवस्थाओं के सामने जो चुनौतियां थी उनका हल करने में इस राजनीतिक विकास के मॉडल से काफ़ी सहायता मिली। तो ये आपका राजनीतिक विकास का सिद्धांत है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।